मूवी का स्टार्ट इजी नामी हेयर ड्रेसर से होता है जो अपने फादर की डेथ के बाद अपनी मदर और दादी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। इजी दिल की बहुत ही साफ और सबसे प्यार करने वाली लड़की है। उसके नेबर्स में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। इजी बच्चों में डोनट्स बांटने अपने स्कूल पहुंचती है जहां माइक्रोवेव की तारें खराब होने की वजह से आग लगी हुई थी। इजी फौरन आग को बुझाती है। शॉप के बहुत पुराना होने की वजह से वहाँ कोई न कोई मसला होता रहता है, पर ये बात दुकान के मालिक का असिस्टेंट समझने को तैयार नहीं था और वो इजी से हमेशा की तरह इस नुकसान के बहुत से पैसे ले जाता है। इस बार इजी उसे वो पैसे देती है जो उसने दुनिया घूमने के लिए जमा किए थे। ये बात सैलून में सबको बहुत उदास कर देती है क्योंकि इजी को दुनिया घूमने और एडवेंचर करने का बहुत शौक है। सीन स्लोवेनिया के प्रिंस थॉमस पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी इस रॉयल लाइफ से काफी तंग नजर आता है क्योंकि उसे अपने लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है और वो बस मशीन की तरह स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। थॉमस अपने बाल बड़े होने की वजह से अपने असिस्टेंट वॉल्टर को फौरन हेयर ड्रेसर का इंतजाम करने को कहता है। वॉल्टर गलती से इजी के सैलून पे कॉल कर देता है। पहले तो इजी को ये मजाक लगता है, पर फिर जब उसे यकीन आता है कि उसे प्रिंस के बाल काटने के लिए $500 मिलेंगे तो वो फौरन हाँ कर देती है। इजी अच्छे से तैयार होके थॉमस के बाल काटने पहुँचती है। शुरू में तो सब अच्छा चलता है। इजी हेयर कटिंग शुरू कर देती है, पर फिर वहाँ सर्वेंट्स के साथ नाइंसाफी होते देख इजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थॉमस भी चुप करके वहाँ बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता, जिस पर इजी और थॉमस के बीच बहस हो जाती है और इजी उसके बाल आधे ही कटे छोड़ के वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। इजी रात लेट सैलून पहुँचती है। सब उसके लिए बहुत परेशान थे, जिस पर वो बताती है कि वो वहाँ से पैदल यहाँ तक आई है। उसके पास पैसे नहीं थे और वहाँ भी कटिंग पूरी ना करने की वजह से उसे पैसे नहीं मिले। वो थॉमस की बुराई कर ही रही होती है कि वो पीछे से आ जाता है। थॉमस बहुत ही प्यार से इजी से माफी मांगते हुए उसे पैसे देता है और कटिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट करता है, जो इजी मान जाती है और थॉमस को एक अच्छा सा हेयर कट देते हुए उसकी लुक ही बदल देती है। थॉमस इजी और उसकी फैमिली को ऐसे साथ रह के एंजॉय करता देख बहुत खुश होता है। फिर इजी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है तो वो और थॉमस मिलके थॉमस के गार्ड्स को तंग करने के लिए भागने लग जाते हैं। थॉमस जो एक आम इंसान वाली जिंदगी चाहता था, उसे उसके कुछ पल ही सही पर उन्हें इजी के साथ गुजार के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए चला जाता है। अगले दिन जब थॉमस अपनी होने वाली बीवी और उसकी फैमिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उनकी शादी पे जिस हेयर ड्रेसर और मेकअप वाली ने आना था वो अब नहीं आ रही। ये सुन के वॉल्टर थॉमस को इजी को बुलाने का आइडिया देता है, जो थॉमस को काफी अच्छा लगता है और वो अपने इन लॉज को मना के वॉल्टर के हाथ इजी के लिए पैगाम भेज देता है। इजी को पता चलता है कि रॉयल वेडिंग में मेकअप और हेयर ड्रेसिंग की पूरी जिम्मेदारी उसके सैलून को दी जाएगी, जिसके लिए इन्हें $50,000 मिलेंगे। इजी तो ये सुन के खुशी से पागल ही हो जाती है। एक तो उसे इतने पैसे मिलेंगे और साथ ही कैसल देखने का मौका भी, पर उसकी मदर उसे खुद से दूर भेजने को तैयार नहीं थी। इसी इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्हें मना लेती है और कैसल जाने की तैयारियां करने लगती है। इजी अपनी 2 वर्कर्स के साथ कैसल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वो तीनों कैसल में ही रहेंगे क्योंकि थॉमस उनका लिवेनिया का ट्रिप यादगार बनाना चाहता है। वो लोग थॉमस के फादर और स्टेप मॉम से मिलते हैं, जिनके सामने इजी की फ्रेंड्स वैसे ही कॉमन लोगों वाली जोक्स करने लगती हैं, पर उनकी बेतकल्लुफी यहाँ सबको अजीब ही लगती है। वॉल्टर इन्हें इनके रूम्स दिखाने ले जाता है जहाँ इजी अपनी पर्सनल मेड से मिलती है, पर उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहाँ सर्वेंट्स को कुछ नहीं समझा जाता है। वो अपनी मेड से बहुत अच्छे से मिलके उसे इज्जत देती है। इजी को उसका पर्सनल रूम मिलता है जो उसके लिए काफी एक्साइटिंग और शॉकिंग होता है। फिर वो लोग कैसल का टूर करती हैं। सीन्स थॉमस और उसके पेरेंट्स पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस अपनी होने वाली बीवी को बिल्कुल नहीं जानता। उसकी अरेंज मैरिज हो रही है और ये कि वो अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसकी एक नहीं सुनी जाती है। इजी को कैसल की खास वर्कर्स उसका काम देखने के लिए बुलाती है और वहाँ की 3 वर्कर्स का मेकओवर करने को कहती है। इजी तो मेल वर्कर को एक कमाल का मेकओवर देके फौरन फारिग हो जाती है, पर उसकी फ्रेंड्स का काम उस लेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इजी फ्री होने की वजह से टाउन घूमने चली जाती है। वो अपना ये ट्रिप बहुत एंजॉय करती नजर आती है। फिर वो घूमते घूमते ट्रेन ट्रैक्स के दूसरी तरफ छोटे से टाउन में पहुंचती है, जहाँ के लोग रॉयल टाउन से बिल्कुल अलग और सादी लाइफ गुजार रहे होते हैं। यहाँ इजी की फ्रेंड्स को कैसल की वर्कर खुद कटिंग की ट्रेनिंग देने लग जाती है। इसी कैसल के वर्कर्स के साथ भी दोस्ती करना शुरू
शुरू हो जाती है, जो देख थॉमस और उसकी होने वाली बीवी बहुत हैरान होते हैं। पर इजी का ये वेलकमिंग बिहेवियर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इजी वापस आके अपनी फ्रेंड्स को टाउन की खूबसूरती का बताते हुए उसके साथ मजीद घूमने के लिए चलने को कहती है। पर वो दोनों ट्रेनिंग लेके इतना थक चुकी थी कि इजी को अकेले ही जाने का कहती है। इजी रात को जब तैयार होके निकलने लगती है तो वॉल्टर उसे मना करता है कि इस वक्त बाहर जाना सेफ नहीं है, पर इजी उसकी नहीं सुनती। वॉल्टर जाके थॉमस को इस बारे में बताता है, जिस पर थॉमस कॉमन मैन के कपड़े पहन के इजी के पीछे जाता है। इजी देखती है कि बाहर तो इतनी जल्दी सब बंद हो चुका है। तभी उसे उस छोटे टाउन का ख्याल आता है। थॉमस कहता है वहाँ जाना सेफ नहीं, पर इजी उसकी एक नहीं सुनती और उसे भी अपने साथ लिए वहाँ चली जाती है। दोनों वहाँ जाके देखते हैं कि पार्टी का माहौल बना हुआ है, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। इजी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। थॉमस इतने टाइम बाद इतना एंजॉय करता है, ऐसे लोगों में बैठ एक आम इंसान की तरह खाता पीता डांस करता है, जो वो हमेशा से करना चाहता था। लोग उसे भी उनमें से एक समझ रहे थे, न कि प्रिंस समझ के उसे दूर भाग रहे थे। इजी की वहाँ एक बच्ची से दोस्ती हो जाती है, जो इजी को अपना स्कूल दिखाती है। इजी को उनका छोटा सा स्कूल देख बहुत दुख होता है। थॉमस पहली बार इन लोगों से मिलके और इनके बीच बैठ के बिल्कुल अलग फील कर रहा था, जो सिर्फ इजी की वजह से हुआ था। फिर वो इजी को एक सुकून दे जगह ले जाके स्टार्स दिखाता है। वहाँ इजी थॉमस से कहती है कि अगर थॉमस को इन लोगों में बैठ के इतना अच्छा लगा तो ये लोग इतना सफर क्यों कर रहे हैं? इनके पास भी वो फैसिलिटीज क्यों नहीं है जो ट्रेन ट्रैक के दूसरी तरफ लोगों के पास हैं? जिस पर थॉमस उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे कोई फैसला नहीं लेने देते, यहाँ तक कि उसके पास तो अपनी बीवी चूज करने का भी हक नहीं था। इजी ये सुन के बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसका कहना था अगर उसके पास ये मौका होता कि वो वर्ल्ड में चेंज ला सके तो वो उसे कभी न खोती। दोनों एक अच्छी रात गुजार के जब घर पहुँचते हैं तो इजी को थॉमस की बातों और लुक से लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगा है, पर थॉमस इस बात से इनकार करता वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले वो इजी से कहता है कि दुनिया में चेंज लाने के लिए मौके दिए नहीं जाते, बल्कि आपको खुद मौका पैदा करना पड़ता है। अगर आप चेंज चाहते हो तो आपको खुद स्टेप लेना चाहिए। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पे थॉमस अपने पेरेंट्स से उस टाउन के लोगों के लिए कुछ करने की बात करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसके इन लॉज उस जगह को खरीद के बिल्कुल नया और एडवांस करने वाले हैं। जो सुन के थॉमस बहुत खुश हो जाता है। वो भी इस प्लान में मदद करने की बात करता है ताकि वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर सके, पर उसके फादर उसे बस शादी पे फोकस करने को कहते हुए चुप करवा देते हैं। इजी की फ्रेंड्स को रॉयल वेडिंग के मेकअप करने के लिए वहाँ की वर्कर तैयार करने लगती है। इजी अगले दिन फिर घूमने निकल जाती है और थॉमस अपनी फियांसे से ज्यादा उसे देखता नजर आता है। इजी कैसल के गेट कीपर के पास जाके उससे हेल्प लेती है, क्योंकि थॉमस की रात वाली बातें उसके दिल को लगी थी। इसीलिए वो खुद अब उस टाउन के बच्चों के स्कूल को बेहतर करने के लिए चैरिटी जमा करना शुरू हो जाती है और सारा सामान गेट कीपर के रूम में रखने वाली है। वो टाउन में चैरिटी के लिए पैम्फलेट्स दे के वापस कैसल आती है, जहाँ किचन में वो अपनी पर्सनल मेड और फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाने की तैयारी करने लगती है। यहाँ भी वो अपना टच देते हुए सिर्फ कुकिंग नहीं करती, बल्कि वाइन और म्यूजिक भी एंजॉय करती है। किचन में एक पार्टी का माहौल बन जाता है, जो सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वॉल्टर आ जाता है, जो उन्हें डांटने के बजाय उनके साथ मिलके मस्ती करने लग जाता है, ऐसे जैसे इजी ने वहाँ जाके सब लोगों के अंदर के बच्चे को जगा दिया हो, जो बस अपनी ड्यूटीज पूरी करने के चक्कर में कहीं खो चुके थे। थॉमस की फियांसे उसके पास आके उसे अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताने लगती है, जो वो शादी के बाद करना चाहती है, पर थॉमस उसकी सुनने के बजाय विंडो से इजी को देखने में मसरूफ था। वो अपना ध्यान उससे हटा ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसके पीछे चला जाता है। इसी गेट कीपर के रूम में जाके देखती है कि लोगों ने स्कूल के लिए बहुत ज्यादा सामान दे दिया है। तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है, जो इजी का प्लान सुन के उसकी मदद करने लगता है। वहाँ इजी की फ्रेंड्स कैसल के वर्कर को फाइनली अपने मेकअप से इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाती हैं। इजी और थॉमस कैसल के एक्स्ट्रा फर्नीचर को भी स्कूल ले जाने का फैसला करते हैं, जो वो लोड करवा ही रहे होते हैं कि थॉमस की फियांसी और उसकी मॉम थॉमस को इजी से बात करते और इतना क्लोज होते देख लेती हैं। वहाँ हम पे रिवील होता है कि थॉमस की फियांसी भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे भी अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मजीद ये कि वो अपना बिजनेस करके इंडिपेंडेंट होना चाहती है, ना कि प्रिंस की बीवी बनना चाहती है। पर उसकी मदर को ये सब बेकार लगता है। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे शादी पे ध्यान देने को कहती हैं। थॉमस ट्रक को खुद
वक्त ड्राइव करके इजी के साथ सामान टाउन ले जाने के लिए निकलता है, जहाँ इजी उसे अपने बचपन की बेस्ट मेमोरी ये बताती है कि जब वो लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए तो इजी के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उसे खुश करने के लिए उसके डैड अपने दोस्त से हॉर्स बोरो करके लाए और इजी को टाउन उस हॉर्स पे घुमाया, जिसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने चले गए। वो दिन है और आज का दिन इजी के लिए दोस्त बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इजी अपने फादर की तरह एडवेंचरस बन के दुनिया घूमना चाहती है। इन्हीं बातों में दोनों टाउन पहुंच जाते हैं, जहां बच्चे सारा सामान देख के बहुत खुश हो जाते हैं। इजी और थॉमस उनके साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं और इजी की बनाई हुई डिश भी खिलाते हैं। इजी जब थॉमस के बाल ठीक कर रही होती है, तब थॉमस की फियांसी की मॉम उनकी पिक्चर ले लेती हैं, जो वो नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में लगवा देती हैं। उसकी वजह से इजी की बहुत इंसल्ट की जाती है और उसे जॉब से निकाल के वापस अपने घर जाने को कह दिया जाता है। थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इजी इतनी डिसहार्ट हो चुकी थी कि उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। असल में तो वो खुद भी थॉमस को पसंद करने लगी थी, इसीलिए 1 मिनट के लिए वापस जाने का सोचती है, पर तभी उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो इजी को बताती है कि सैलून में आग लग गई है। इस पर इजी अपने दिल पे पत्थर रखते हुए वापस घर के लिए निकल जाती है। वहाँ थॉमस को पता चलता है कि उसके इन-लॉज उस छोटे टाउन को उन लोगों के लिए नहीं खरीद रहे, बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए खरीद रहे हैं, यानी वहाँ रहने वाले लोग बेघर हो जाएंगे। थॉमस के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि वो चुप रहे और बस शादी पे ध्यान दे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं। बस थॉमस की शादी ही उन्हें सड़क पे आने से बचा सकती है, इसीलिए थॉमस भी अपनी फैमिली की खातिर चुप कर जाता है। शादी का दिन आ जाता है। थॉमस तैयार ही हो रहा होता है कि वॉल्टर अपनी चुप तोड़ते हुए थॉमस को अपने दिल की सुनने का मशवरा देता है। वो उसे जाके इजी से अपने प्यार का इजहार करने को कहता है, क्योंकि उसका कहना था पैसा तो मिल जाता है, प्यार बार बार नहीं मिलता। थॉमस उसकी सुनते हुए जाके अपनी फियांसी से बात करता है और शादी से मना कर देता है, जो कि रोना धोना करने के बजाय थॉमस की बात को समझती है, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी। सीन्स इजी पे शिफ्ट होते हैं, जो घर पहुंच के इस बार शॉप के ओनर के असिस्टेंट से डरने के बजाय खुद ओनर से बात करके उस आदमी का गेम उस पे उल्टा करके इस मसले को हल कर लेती है। रात वो अपनी मॉम को बताती है कि वो कम्युनिटी वर्क करना चाहती है, क्योंकि वो भी अपने डैड की तरह लाइफ गुजारना चाहती है। एक हेयर ड्रेसर बनके यहीं इस टाउन में जिंदगी गुजारना उसका ख्वाब नहीं है। जब वो अपना दिल हल्का करके बालकनी में पहुंचती है, तो थॉमस बिल्कुल इजी के डैड की तरह हॉर्स पे वहाँ आता है और इजी से अपने प्यार का इजहार करते हुए सब लोगों के सामने उसके साथ हॉर्स राइड पे आइसक्रीम खाने चला जाता है। इसी ब्यूटीफुल और रोमांटिक मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।